हेलो हेलो हेलो। आज हम लोग जो है चैप्टर 11 की रिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर 11 डील करता है प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एंड अदर एश्योरेंस सर्विसेज से। आज हम सबसे पहले ऐसे ही 3400 को रिवाइज करेंगे जो डील करता है एग्जामिनेशन ऑफ प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन से। स्पीड में तेज रखने वाला हूं क्योंकि रिवीजन है, साथ में बने रहिएगा। तो फिर से नाम देख लेते हैं, ऐसे ही 3400 नंबर और डील करता है एग्जामिनेशन। बस इतना याद रखिए, एग्जामिनेशन किसका? पीएफआई का। व्हाट इज पीएफआई? पीएफआई बोले तो प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। सबसे पहले पीएफआई की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। ये फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ही है, अजम्पशंस पे बेस्ड है और एक्शंस पे बेस्ड है। अजम्पशंस पे बेस्ड है और एक्शंस पे। assumptions about event that may occur in the future and actions of the entity। फिर से, PFI is FI based on assumptions and assumption about the future events and action which can be taken by the entity। Subjective in nature होती है और दब के बढ़ के इसके अंदर क्या है? जजमेंट इन्वॉल्व होती है। सब्जेक्टिव इन नेचर इन्वॉल्व जजमेंट। किस तरीके से हो सकती है? फोरकास्ट हो सकता है, प्रोजेक्शन हो सकता है, कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ हो सकता है। पीएफआई की डेफिनेशन समाप्त। नाउ फोरकास्ट क्या होता है? अब क्योंकि हमने फोरकास्ट की बात करी, हमने प्रोजेक्शन की बात करी, तो इनका मतलब भी समझ लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। फोरकास्ट क्या होता है? फोरकास्ट अजम्पशंस पे बना हुआ है और साथ साथ में एक्शंस पे टिका हुआ है। लेकिन वो तो भाई पीएफआई भी अजम्पशन एक्शन थी। यहां फर्क क्या है? फोरकास्ट में जो अजम्पशन यूज होती हैं वो होती है बेस्ट एस्टिमेट अजम्पशंस। ओके, तो फोरकास्ट इज पीएफआई प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ बेस्ट एस्टिमेट अजम्पशन एंड एक्शन मैनेजमेंट एक्सपेक्ट्स टू टेक एज ऑफ द डेट द इंफॉर्मेशन इज प्रिपेयर्ड। तो जब आप मैनेजमेंट बिल्कुल अभी आपको बता रही है कि मैं ये एक्शन लेने वाली हूं, जिस दिन ये इन्फॉर्मेशन बन रही है उसी दिन पे मेरे पास जो पॉसिबल एक्शंस हैं उनकी बात कर रहे हैं, उनके बेसिस पे जो इन्फॉर्मेशन बनी है और बेस्ट एस्टिमेट अजम्पशन के बेसिस पे जो पीएफआई बनी है उसे हम बोलते हैं फोरकास्ट। अब बेस्ट एस्टिमेट अजम्पशन क्या होती है? जरा ध्यान से। बेस्ट एस्टिमेट अजम्पशन वो है दैट रिफ्लेक्ट्स एंटिसिपेटेड एक्सपीरियंस विद नो प्रोविजन फॉर रिस्क और रिस्क ऑफ एडवर्स डेविएशन। आप इस लाइन को पकड़िए। ऐसी अजम्पशन जहां पे प्रोविजन फॉर रिस्क ऑफ एडवर्स डेविएशन जो है वो नहीं बनाया गया है, यानी सर्टेनिटी जो है वो ज्यादा है। आइए मैं जल्दी से आपको यहां पे क्विकली कंपेयर करा देता हूं। तो एक होती है बेस्ट एस्टिमेट अजम्पशन, इस पे जो हमारे पीएफआई बनती है उसको हम बोलते हैं फोरकास्ट। एक होती है हाइपोथेटिकल अजम्पशन, इस पे जो हमारी पीएफआई बनती है उसे हम बोलते हैं प्रोजेक्शन। अच्छा जी, नाउ बेस्ट एस्टिमेट अजम्पशन बेस्ड ऑन रियलिटी होती है, इट इज एक्सपेक्टेड टू अकर। हाइपोथेटिकल अजम्पशन की सबसे खास बात यह है मे और मे नॉट अकर। अच्छा, यूज होती है बेस्ट एस्टिमेट अजम्पशन फोरकास्ट में, हाइपोथेटिकल प्रोजेक्शन में। एग्जांपल, बेस्ट एस्टिमेट अजम्पशन ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबल डेटा 5% सेल इंक्रीज बेस्ड ऑन ट्रेंड। हाइपोथेटिकल 25% जंप एज्यूमिंग एंट्री इनटू न्यू फॉरेन मार्केट्स। अच्छा जी, आ जाइए। तो ये हमारा फोरकास्ट हो गया। पीएफआई जो बेस्ट एस्टिमेट अजम्पशन पे बनी है एंड बनी है ऑन द बेसिस ऑफ द एक्शन विच मैनेजमेंट एक्सपेक्ट्स टू टेक। अच्छा जी, तो बेस्ट एस्टिमेट के बारे में एक इजी लाइन ये भी है, these आर the assumption about event or action that management genuinely expect to occur, they are realistic, reasonable, unbiased। ओके, आइए नाउ प्रोजेक्शन क्या होती है? प्रोजेक्शन हमारी वो पीएफआई है जो प्रिपेयर्ड है हाइपोथेटिकल अजम्पशंस के ऊपर एंड मैनेजमेंट एक्शंस के ऊपर विच आर नॉट नेसेसरली एक्सपेक्टेड टू टेक प्लेस। डिफरेंस देखिए, एक्सपेक्टेड टू टेक प्लेस और नॉट नेसेसरली एक्सपेक्टेड टू टेक प्लेस। एक्सपेक्टेड टू टेक प्लेस आ गया, बेस्ट एस्टिमेट अजम्पशन है, आपकी फोरकास्ट की बात चल रही है। मे और मे नॉट टेक प्लेस और विच आर नॉट नेसेसरली एक्सपेक्टेड टू टेक प्लेस आ गया, तो आपकी हाइपोथेटिकल अजम्पशंस की बात चल रही है और आपकी पीएफआई इस केस में प्रोजेक्शन है। ओके, जैसे क्योंकि स्टार्टअप है, फंड रेज करना चाहता है, फॉरेन मार्केट में एंट्री लेना चाहता है, उन चीजों से रिलेटेड जो अजम्पशन है वो हाइपोथेटिकल अजम्पशन बन जाती है। ओके, नाउ आ जाइए। स्कोप में कुछ खास बात नहीं थी। क्या मैनेजमेंट एंड डिस्कशन एनालिसिस के ऊपर 3400 के प्रोसीजर्स एप्लीकेबल होंगे? नो। अच्छा जी, प्रिंसिपल्स बाकी स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग के हम लोग जो है वो अप्लाई कर सकते हैं एज फार एज दे आर एप्लीकेबल। यस, आप उन प्रिंसिपल्स को यूज कीजिए एविडेंस वगैरह इकट्ठा करने के लिए। अच्छा जी, ऑडिटर वर्ड यूज हो रहा है, लेकिन क्या स्टैट्यूटरी ऑडिटर जो है वो पीएफआई परफॉर्म करेगा? ये मैंडेटरी है? आंसर इज नो, बिल्कुल नहीं। आइए, नेचर ऑफ एविडेंस रिगार्डिंग पीएफआई सुनिए जरा, ये बहुत है इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। एविडेंस पीएफआई का कैसा होता है? फ्यूचर ओरिएंटेड होता है, स्पेकुलेटिव होता है, डिफरेंट होता है फ्रॉम द एविडेंस ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग द ऑडिट। और याद रखिए, यहां पे हम लोग कभी भी पीएफआई के रिजल्ट्स अचीव होंगे ऐसा ओपिनियन एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं। 3-4 वर्ड, फ्यूचर ओरिएंटेड होता है, स्पेकुलेटिव होता है, डिफरेंट होता है फ्रॉम द एविडेंस विच इज ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग द ऑडिट, एंड वी कैन नॉट एक्सप्रेस एन ओपिनियन वेदर पीएफआई रिजल्ट्स विल बी अचीव्ड और नॉट। अच्छा जी, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पीपीएफआई, प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन किसकी है? मैनेजमेंट की है।
आइडेंटिफिकेशन एंड डिस्क्लोजर की, एक्सप्लेनिंग द बेसिस ऑफ फोरकास्ट की और अंडरलाइंग अजम्पशंस की। इन तीनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ पीएफआई, आइडेंटिफिकेशन एंड डिस्क्लोजर ऑफ पीएफआई, एक्सप्लेनिंग द बेसिस ऑफ फोरकास्ट एंड ऑल्सो द अंडरलाइंग अजम्पशन, ये मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हैं आप लोग इसको, मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हैं, कैन अ प्रोफेशनल अकाउंटेंट बी एसोसिएटेड विद पीएफआई। सो ट्रेडिशनली क्या देखा जाता है कि भाई सीए इन प्रैक्टिस जो है अपना टेस्ट फंक्शन यूज करते हैं फॉर हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, ठीक है। साथ साथ में क्लॉज 3 पार्ट 1 ऑफ सेकंड शेड्यूल आपको याद रखना है क्या कि भाई एक सीए इन प्रैक्टिस अगर अलाउ करता है अपने नाम को या अपने फर्म के नाम को टू बी एसोसिएटेड इन कनेक्शन विद ईओई, एस्टिमेट ऑफ अर्निंग, लीडिंग टू द बिलीफ, पहले तो ऐसे बोलेंगे एस्टिमेट ऑफ अर्निंग कंटिजेंट अपॉन फ्यूचर ट्रांजैक्शन लीडिंग टू द बिलीफ दैट ही इज वाउचिंग फॉर द एक्यूरेसी, देन दैट चार्टर्ड अकाउंटेंट और दैट फर्म विल बी हेल्ड एज गिल्टी ऑफ व्हाट, प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। इज दैट क्लियर? बोलिए हाँ के ना, दैट चार्टर्ड अकाउंटेंट विल बी हेल्ड एज गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। ओके, तो ये बात तो हमें पता चल गई प्रोफेशनल एथिक्स से, लेकिन क्या मैं एसोसिएट हो सकता हूं पीएफआई से किसी भी तरीके से? हाँ जी, बिल्कुल हो सकते हैं। आप पीएफआई प्रिपेयर भी कर सकते हैं, आप पीएफआई को प्रिपेयर भी, आप उसको रिव्यू भी कर सकते हैं, एग्जामिन भी कर सकते हैं। बस हमेशा याद रखिए, यू मस्ट डिस्क्लोज द सोर्सेस, बेसिस, assumptions in the report and you should never ever vouch for the accuracy। हाँ जी, you should never ever vouch for the accuracy। ओके, लीजिए, क्या हाइपोथेटिकल असम्पशन के बेसिस पे जो पीएफआई बनी है उस पे भी यही एप्लीकेबल है? आंसर इज यस, बिल्कुल यही एप्लीकेबल है। यू कैन नॉट वाउच फॉर दी एक्यूरेसी। इस पॉइंट को मैं एक बार दोबारा समअप करता हूं। देखिए, क्या एक प्रोफेशनल अकाउंटेंट पीएफआई के साथ एसोसिएट हो सकता है? सो ट्रेडिशनली जो अटेस्ट फंक्शन है वो एचएफआई के लिए यूज होता है। क्लॉज 3 पार्ट 1 सेकंड शेड्यूल क्लियरली बोलता है कि एक सीए इन प्रैक्टिस अगर अपने नाम को या फर्म के नाम को एसोसिएट होने देता है एस्टिमेशन ऑफ अर्निंग के साथ जो बेस्ड है ऑन फ्यूचर ट्रांजैक्शन and which is leading to the belief that they are vouching for the accuracy of the forecast, then that chartered accountant will be held as guilty of professional misconduct. But can I be associated with PFI? Answer is yes. I can prepare it, I can review it. मुझे source, basis, assumptions clearly disclose करने अपने रिपोर्ट में, and I should not vouch for the accuracy of the forecast. Is that clear? बोलिए, और the projections। चलिए जी, now ड्यूटीज ऑफ मेंबर की ड्यूटी क्या है? हु इज एग्जामिनिंग पीएफआई? बहुत सिंपल से ड्यूटीज हैं, बहुत ज्यादा आसान है। आइए, सो सबसे पहले मुझे सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस ऑब्टेन करना है। किस बात को लेके? सारी बातें अजम्पशन से जुड़ी हुई हैं। बेस्ट एस्टिमेट अजम्पशंस अनरीजनेबल नहीं है, हाइपोथेटिकल अजम्पशंस जो हैं वो कंसिस्टेंट हैं विद द पर्पस ऑफ द इंफॉर्मेशन। फिर पीएफआई अजम्पशन के बेसिस पे बनी हो। अच्छा जी, फिर पीएफआई प्रॉपर्ली प्रेजेंटेड हो और सारी की सारी assumptions properly disclosed हो विद इंडिकेशन के बेस्ट एस्टिमेट है कि हाइपोथेटिकल है। एंड लास्ट में पीएफआई जो है वो कंसिस्टेंट हो किसके साथ? हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ यूजिंग एप्रोप्रिएट अकाउंटिंग पॉलिसी। रेवेन्यू रिकग्निशन वाला एग्जांपल ध्यान में रख लीजिएगा। दोबारा बोलूंगा, मेंबर्स को क्या क्या बातें ध्यान रखनी है व्हाइल एग्जामिनिंग पीएफआई? सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस चाहिए, हाँ जी चाहिए। क्या ध्यान में रखोगे? वेरी सिंपल, मैनेजमेंट की, फिर से बोलता हूं, मैनेजमेंट की जो बेस्ट एस्टिमेट अजम्पशन है वो अनरीजनेबल नहीं होनी चाहिए। हाइपोथेटिकल अजम्पशन आपकी क्या होनी चाहिए? हाइपोथेटिकल अजम्पशन कंसिस्टेंट होनी चाहिए विद द पर्पस ऑफ द इंफॉर्मेशन। फिर पीएफआई अजम्पशन के बेसिस पे बनी हो, अजम्पशंस प्रॉपर्ली डिस्क्लोज्ड हो और इंडिकेटेड हो कि भाई साहब बेस्ट एस्टिमेट है या हाइपोथेटिकल है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पीएफआई कंसिस्टेंट बेसिस पे बनी हो विद द हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। आ जाइए, एक्सेप्टेंस ऑफ एंगेजमेंट की बात करते हैं। अगेन डायरेक्ट क्वेश्चन है, क्या प्रिकॉशंस लेने हैं बिफोर एक्सेप्टिंग सच एन एंगेजमेंट? तो बहुत सिंपल, सबसे पहले इंटेंडेड यूज मुझे क्लियर होना चाहिए, फंडिंग के लिए ले रहे हैं। डिस्ट्रीब्यूशन मुझे क्लियर होना चाहिए, किसके पास जाएगी। उसके बाद नेचर ऑफ अजम्पशन, जब भी कहीं अटक जाओ तो भाई आपका अजम्पशन तो आपका साथ देगा ही इस वाले एसएई के अंदर। और एलिमेंट्स क्या होंगे? कैश है, रेवेन्यू है, एक्सपेंसेस हैं, फंडिंग है, क्या फोरकास्ट में आप लोग एलिमेंट्स इंक्लूड कर रहे हो, और साथ साथ में पीरियड क्या कवर्ड है। फिर से इंटेंडेड यूज क्या होगा, ठीक है जी। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, अजम्पशंस क्या होंगी, एलिमेंट्स क्या होंगे, और साथ साथ में पीरियड कवर्ड क्या होगा। मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा, मैं विड्रॉ कर लूंगा अगर अनरियलिस्टिक एग्जम्पशंस हैं या फिर पीएफआई इनएप्रोप्रिएट है फॉर द इंटेंडेड यूज। ओके, सारे टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट को मैं एग्री करूंगा और फिर उनको रिकॉर्ड कर लूंगा एंगेजमेंट लेटर के अंदर, वो क्लाइंट के साथ मैं शेयर कर दूंगा। आ जाइए, आखिरी टॉपिक है हमारे एसएई 3400 की रिवीजन की पार्ट 1 का। ओके, एग्जामिनेशन प्रोसीजर्स।
लीजिए क्या क्या मैटर्स आपने ध्यान में रखने हैं टू डिटरमाइन दी एनईटी ऑफ द एग्जामिनेशन प्रोसेस। वेरी सिंपल, याद किया था हमने, बिल्कुल याद किया था। सबसे पहले भाई नॉलेज मेरे पास जो होगी मेरे प्रीवियस एंगेजमेंट्स के थ्रू, उसके बाद उनकी कॉम्पिटेंस, सीएफओ काबिल है या नहीं है। याद है ना, सीएफओ वाला एग्जाम्पल दिया था, मैनेजमेंट का जो ओनर्स है उनका साला है, चौथी पास है, राइट। एनीवेज, तो फिर से देर देखते हैं, नॉलेज प्रीवियस एंगेजमेंट से, मैनेजमेंट की कॉम्पिटेंस, मटेरियल मिसस्टेटमेंट के चांसेस, हाँ जी मटेरियल मिसस्टेटमेंट के चांसेस, और साथ साथ में मैनेजमेंट की जजमेंट कितनी इन्वॉल्व है। 4 बातें याद हो गई। एस सोर्सेज क्या है इंफॉर्मेशन के, स्टेबिलिटी क्या है बिजनेस की। अच्छा जी, एंड फाइनली हमारे पास आ जाता है क्या क्या, नॉलेज से क्या आता है, एक्सपीरियंस अबाउट द बिजनेस एंड द इंडस्ट्री, एंड फाइनली सिग्निफिकेंट इंप्लीकेशन। अगर हमारी हाइपोथेटिकल अजम्पशंस यूज हुई हैं तो उनका सिग्निफिकेंट अगर इंप्लीकेशन आ रहा है, वो सिग्निफिकेंट इंप्लीकेशन भी मुझे कंसिडर करने हैं। गवर्नमेंट सब्सिडी का यहाँ पे आपको एग्जांपल दिया था कि 3rd 4th ईयर में आप लोग बता रहे हैं कि गवर्नमेंट से आपको कॉन्ट्रैक्ट्स या सब्सिडीज मिलनी शुरू हो जाएंगी। ये एक हाइपोथेटिकल अजम्पशन है, इसका सिग्निफिकेंट इंप्लीकेशन आ रहा है आपकी पीएफआई पे, तो आप उनको भी जरूर कंसिडर करेंगे व्हाइल डिटरमाइनिंग द एनईटी ऑफ द ऑडिट प्रोसीजर, एनईटी ऑफ द एग्जामिनेशन प्रोसीजर। डन? यस सर। चलिए, ऑल द बेस्ट।